Hello student, my name is Ekta Badoni and as you all know that we are doing chapter 7 alternating currents. अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है? AC थ्रू इंडक्टर, AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू LR सीरीज सर्किट, AC थ्रू CR सीरीज सर्किट और साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड उनके फेजर डायग्राम्स पढ़े। नाउ अब जो हम पढ़ेंगे वो लास्ट हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट थ्रू LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट में हम क्या क्या लेते हैं? फर्स्ट वन इंडक्टर, सेकंड वन कैपेसिटर, थर्ड वन रजिस्टर। इन तीनों सर्किट एलिमेंट्स को हमें कैसा लगाना है? सीरीज में लगाना है। और सीरीज में लगाने के साथ साथ उनके अक्रॉस किसको हमें कंबाइन कर देना है, किसको जोड़ देना है? AC सोर्स को जोड़ देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस सर्किट के थ्रू दिखा रखा है। सो दिस इज, एज यू ऑल नो दैट दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज रजिस्टर। ये तीनों को हमने सीरीज में लगाया है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक AC सोर्स से। AC सोर्स के लिए जब हम उसका इंस्टेंटेनियस EMF देखते हैं तो उसके एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको पता है क्योंकि टाइम के हिसाब से जो अल्टरनेटिंग EMF है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, सिनुसॉइडली चेंज होती रहती है। नाउ इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है जैसे अल्टरनेटिंग EMF चेंज होता रहता है वैसे वैसे करंट भी चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ पीरियोडिकली। नाउ हमें पता है कि जब हम बात कर रहे हैं टोटल EMF की, जो भी टोटल इंस्टेंटेनियस EMF है इस सर्किट का वो क्या है? E है, ठीक है। और जब यहाँ पे ये पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स हमने जोड़ रखा है AC सोर्स, तो इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप को हमने क्या लेट कर लिया? VL, VC, VR। ये L, C और R जो मैंने इसके लिखा है ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, सफिक्स में है, ठीक है। VL, VC, VR। साथ ही साथ किसी बुक्स में VL, VC, VR की जगह EL, EC, ER भी लिखा है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए एक्चुअली है क्या। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम ओम्स लॉ में पता है अगर मुझे इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप लिखना है LCR सीरीज सर्किट का तो कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे अगर मुझे VL लिखना है तो VL कैसे लिखा जाएगा? VL इज इक्वल्स टू I टू XL। और XL आपको पता है इसका ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्टर इन द पाथ ऑफ AC, इन द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट XL, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं इसे। VC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? I इंटू XC। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे VR लिखना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर तो क्या निकल के आएगा? I इंटू R निकल के आएगा। इन तीनों इक्वेशन को मैंने कलेक्ट कर लिया है फर्स्ट। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था जब भी हम कॉम्बिनेशन सर्किट, सीरीज सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें हमें पहले से ही फेजर डायग्राम पता होना चाहिए। इंडिविजुअल L का क्या बनेगा, इंडिविजुअल R का क्या बनेगा, इंडिविजुअल C का क्या बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम L, C, R का मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर नहीं बल्कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा है। L यहाँ पे क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, C यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, R है यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में किसका फेजर डायग्राम पढ़ा था? रजिस्टर का। रजिस्टर के केस में आपको पता है कि अगर मुझे यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाना है तो मैंने यहाँ पे XY प्लेन ले रखा है, दिस इज X एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्सिस एंड दिस इज Y डैश नेगेटिव एक्सिस, ओके। सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? रजिस्टर के लिए। तो रजिस्टर के लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? VR। उसे मैं दिखा दूंगी X एक्सिस के ही टूवर्ड्स। लेट अस कंसीडर दिस इज VR। और आपको पता है रजिस्टर में जो करंट होती है और VR होता है उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। इट मीन्स I और VR दोनों एक दूसरे के ही अलॉन्ग बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें याद रखना है कि तीनों से करंट सेम फ्लो हो रही है बिकॉज ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑलवेज करंट क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे किसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है? रजिस्टर का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। नाउ नेक्स्ट वन हम यहाँ पे किसका फेजर डायग्राम? इसी I को रिस्पेक्ट में लेते हुए इंडक्टर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इंडक्टर का फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? तो उसके लिए मैं यहाँ पे VL, दिस इज I और VL कहाँ पे ड्रॉ होगा? आपको पता है इंडक्टर के केस में कौन लीड करता है?
VL, इट मीन्स उसका इंस्टेंटेनियस EMF लीड करता है कितने डिग्री से, करंट से 90 डिग्री से, π/2 से। तो इट मीन्स करंट अगर ये है तो इंडक्टर का VL कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली इधर ही बनेगा, दिस इज VL। और हमें यहाँ पे दिख रहा है, अब VR को भूल जाइए, VL VI के परपेंडिकुलर है और यहाँ पे आपको दिख रहा है VL लीड कर रहा है कितने डिग्री से, π/2 से, π/2 से, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब कैपेसिटर की बारी आती है। कैपेसिटर के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ करंट का रोटेटिंग वेक्टर दिख रहा है। अगर मुझे BC ड्रॉ करना है तो कैपेसिटर में आपको पता है करंट लीड करती है एंड उसका जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ड्रॉप है वो लैग करता है। तो इट मीन्स BC यहाँ पे लैग करेगा 90 डिग्री से। तो I तो ये है, तो BC कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, दिस इज BC। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि करंट से जो ये BC है वो कितना डिग्री लैग कर रहा है, π/2, ये भी π/2 लैग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे रिजल्टेंट EMF पता नहीं चला है, क्योंकि देखिए VL, VR, BC तो है लेकिन E नहीं पता कैसे। तो हम यहाँ पे कंसीडरेशन लेते हैं। कंसीडरेशन क्या लेते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, VL ग्रेटर देन BC से ले लेते हैं। तो वेक्टर्स आपने सॉल्व तो कर ही रखे हैं कि अगर मैंने इसको माइनस का BC ले लिया, दिस इज VL, तो आप क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे VL और BC को एक ही जगह पे लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे इतना पार्ट क्या होगा, VL माइनस BC। अब देखिए ये कैसे आया, जैसे कि आप वेक्टर सॉल्व करते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप वेक्टर सॉल्व करते हैं तो वेक्टर्स में आपने क्या करा होगा, जैसे ये 3 है, 3 मीटर, ओके, और इधर की तरफ मैंने वेक्टर ले लिया 2 मीटर। इन दोनों का अगर मैं प्लस करूँ वैसे तो होगा ये एडिशन, लेकिन आपको पता है दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आंसर कैसे आएगा, 3 - 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा। 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये बताइए जो 1 मीटर बनेगा वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है और वो किसकी डायरेक्शन लेगा, किसकी डायरेक्शन के टुवर्ड्स बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा होगा, 3 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है 1 मीटर, 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर ड्रॉ करना है, तो ये 3 मीटर के ही टुवर्ड्स वाली डायरेक्शन लेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है ना BC यहाँ पे कम है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 2 की तरह, VL यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 3 की तरह। इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो वो किसके टुवर्ड्स आएगा, ये VL के टुवर्ड्स आएगा, VL माइनस BC के टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। तो ये VL माइनस BC किसके टुवर्ड्स आएगा, VL के टुवर्ड्स आएगा। तो इट मीन्स हमने VL और BC को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे वोल्टेजेस है, VL माइनस BC है और दूसरा कौन सा है यहाँ पे VR है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के थ्रू आपने पढ़ ही रखा है कि हम यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे अगर क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। बीच से डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ऑरिजिन से डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास इसका रिजल्टेंट जो भी होगा E, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है। अब हमारे पास E आ चुका है और आपको पता है फेस एंगल जिसको हम कहते हैं फाई किसके बीच में बनता है, ऑलवेज E एंड I के बीच में बनता है। सो दिस इज E एंड दिस इज I रोटेटिंग वेक्टर, ये छोटा वेक्टर है, ठीक है। तो इसके बीच में कितना एंगल दिख जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम फाई। और इसी डायग्राम से हमें पता चल रहा है, और ये फाई मैंने एरो इस तरीके से लगाया क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के से ही हमें एरो ड्रॉ करना होता है, ठीक है, एंगल का। वरना आप अगर एरो ड्रॉ नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट वहाँ पे एंगल इस तरीके से साइन लगा सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया फाई इज द फेस एंगल। और हमें यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे जो E है वो लीड कर रहा है I से। किस वाले केस में, जब हमने क्या ले रखा है, VL इज ग्रेटर देन BC। तो ये फेजर डायग्राम आपको याद रहना चाहिए और ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट इसके एक्सप्रेशन कर लेते हैं। एक्सप्रेशन करने के लिए आपको पता ही है, अगर मुझे OD निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये VL माइनस BC है तो ये भी क्या होगा, VL माइनस BC होगा। एंड बेस यहाँ पे क्या है, वोल्टेज वाला ले रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या होगा, VR। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बी आर स्क्वायर, रियल माइनस बीसी का स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। रियल बीसी बी आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों में स्क्वायरिंग है, यहाँ पे भी आई स्क्वायर फॉर्म में आएगा, यहाँ पे भी आई स्क्वायर फॉर्म में आएगा। इट मीन्स व्हाट, अंडर रूट से आई स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। दोनों से आई स्क्वायर कॉमन आएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो आई बन जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे। नाउ अगर मुझे करंट का फॉर्मूला निकालना है, करंट यहीं पे रहेगी और ये जो पूरा टर्म है वो ई के नीचे चला जाएगा। इट मीन्स ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट। लेट दिस इक्वेशन बी 2। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे पता है कि जब बात आती है यहाँ पे आई का फॉर्म, आई के फॉर्मूले की, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल ऑब्स्ट्रक्शन, टोटल इफेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्स्ट्रक्शन नाम देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस किसका होता है, ऑब्वियसली हमें पता है फिजिक्स में रजिस्टर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सीरीज सर्किट की वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। ये आपने एल और सी आर सर्किट में भी पढ़ा होगा, इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस। इसे इंडिकेट कराते हैं जेड से। इम्पीडेंस कब बोला जाता है, देखिए है तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इम्पीडेंस कब बोला जाएगा उसे, कि जब हमारे पास वन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर एल आर या सी आर या एल सी आर सीरीज सर्किट ले रहे हैं तो उसमें 2 या 3 है इसमें सर्किट एलिमेंट। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जब हम किसकी बात करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन कौन होगा, यहाँ पे इम्पीडेंस होगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे आई को कंपेयर दिस इक्वेशन विद आई इज इक्वल्स टू ई बाय जेड, यही फॉर्मूला बनेगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है यहाँ पे टोटल, अगर हम देखें ई, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, जेड, इम्पीडेंस, ठीक है। ये जेड क्या है यहाँ पे, इम्पीडेंस। तो अगर मैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 लेट कर लीजिए, इन दोनों को कंपेयर कराऊं तो जेड की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। So this is the formula of impedance. Impedance is the effective obstruction offered by LCR series circuit. इसको अगर और अच्छे से खोल के लिखना है आपको फॉर्मूला, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल भी लिख सकते हैं, और एक्सी की जगह 1/ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पे फेज एंगल। फेज एंगल निकालने के लिए देखिए, फेज एंगल के लिए हमें पता है जब भी हम फेज एंगल निकालते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इन ट्रायंगल ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी tan फाई का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ रखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan phi is equals to what is perpendicular here, BC, and what is base here, OC, okay। so यहाँ पे हमें tan phi की वैल्यू BC और OC की वैल्यू रखनी है। BC is equals to BL minus BC, what is OC here, BR, okay। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो BL is equals to क्या था, IXL, BC क्या था, IXC अपॉन IR। ऊपर से आई कॉमन आ रहा है, नीचे भी आई है, कट हो जाएगा तो क्या आएगा, एक्सएल माइनस का एक्सी अपॉन आर। दिस इज tan phi, ठीक है, दिस इज tan phi। और अच्छे से लिखेंगे इसका फॉर्मूला, एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, एक्सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी अपॉन आर। ये भी आ सकता है tan phi का फॉर्मूला। अगर फाई यहीं पे रहेगा, tan इधर चला जाएगा, तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेज एंगल, ठीक है। और फेज एंगल पॉजिटिव आने के लिए एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए एक्सी से, ठीक है। नेगेटिव आने के लिए एक्सी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो फाई की वैल्यू 0 आएगी।
और यही हमारे पास 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था, ये एक्सप्रेशन में हमने लेट किया है लेट VL इज ग्रेटर देन VC। लेकिन अगर बाई चांस हमारे पास 3 केस बन जाए तो उस केस में हमें यहाँ पे एक रेजोनेंस कंडीशन बनती है, तो वो अभी हम देखते हैं। 3 स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं हमारे पास, मैंने बताया था XL ग्रेटर देन XC, XC ग्रेटर देन XL और तीसरा XL इक्वल टू XC। तो अगर XL ग्रेटर देन XC के हो जाए तो हमें पता है यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, XL पॉजिटिव है, ग्रेटर होगा तो इट मीन्स फाई की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। जब फाई की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी तो इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने पढ़ रखा है कि अगर स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल किसी से भी अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ऑलवेज कहाँ की तरफ पॉइंट आउट करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फाई क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा तो इट मीन्स ई लीड करेगा आई से। ठीक है, और ये फाई की वैल्यू देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी 0, एक्स एक्सिस से लेकर वाई एक्सिस तक लाई करेगी, मतलब 0 से π/2 के बीच में लाई करेगी। तो इस केस में क्या होगा, ई लीड करेगा, ई लीड्स आई, और यहाँ पे फाई की वैल्यू इसके इक्वल होगी बिटवीन, फाई किसके बिटवीन होगी, बिटवीन 0 डिग्री से 0 से π/2 के बीच में, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी। ठीक है, अब अगर मैंने XC ग्रेटर देन XL ले लिया, XC अगर ग्रेटर हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी, फाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव, एंड जब फाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव होगा तो ऊपर ही बनेगा, नीचे की साइड बनेगा, और जब नीचे की साइड बनेगा तो ई कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इट मीन्स यहाँ पे ई लेग्स बिहाइंड करेगा, ई लेग्स बिहाइंड, ई लेग्स बिहाइंड आई, और यहाँ पे जो फाई एंगल बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, बिटवीन किसके और किसके बीच में बनेगा, यहाँ पे माइनस। अब देखिए 0 से लेकर ये π/2 तो जा रहा है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, तो 0 से लेकर कहाँ के बीच में, 0 to माइनस का π/2। ठीक है, या फिर ऐसे ही हो सकता है माइनस का π/2 से 0, वो आपकी मर्जी है कि 0 से लेकर माइनस π/2 वैल्यू हमने लिखी कि 0 से लेकर कहाँ तक, माइनस π/2 तक फाई की वैल्यू लाइक करेंगे। ये जो स्पेशल केस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में पड़ता है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में आपको पता है कुछ ना कुछ तो उसमें मैचिंग होती है, किसकी फ्रिक्वेंसीज की मैचिंग होती है। तो यहाँ पे अगर XL इज इक्वल्स टू XC, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जस्ट इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो उस केस में क्या होगा, दोनों 0 हो जाएंगे। जब 0 हो जाएंगे मतलब XL माइनस XC मतलब 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो जाएगा तो इट मीन्स फाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। फाई की वैल्यू 0 होगी तो इट मीन्स E एंड I, जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो E और I आर इन सेम फेज, सेम फेज, E और I सेम फेज में होता है। और ये बताइए E और I सेम फेज में किस पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट के अंदर होते थे, रेजिस्टर के। ठीक है, रेजिस्टर के। तो इट मीन्स कि जब LCR सीरीज सर्किट में क्या होगा, XL XC के इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट रेजिस्टिव सर्किट कहलाया जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट। नाउ इसी स्पेशल केस के बाद हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। तो अभी आपने थर्ड केस में क्या पढ़ा है, XL इज इक्वल्स टू XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उस केस में क्या होगा, XL की वैल्यू अगर हम प्लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगी, ओमेगा L, XC की वैल्यू प्लेस कर दीजिए 1/ओमेगा C। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं दोनों के केस की, दोनों के रिएक्टेंस के केस की, ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों की ओमेगा क्या है, ये है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी जब हम इसकी बोल रहे हैं तो इट मीन्स इसको मैं लेट कर लेती हूँ ओमेगा नॉट, क्योंकि आगे चल के एक यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी आएगी, तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे ओमेगा नॉट से इंडिकेट करा रही हूँ। ओमेगा नॉट इधर चला जाएगा तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और एल को नीचे भेज दीजिए तो ये LC हो जाएगा। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/√LC, क्योंकि स्क्वायर कर जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ, ये क्या है हमारे पास
रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ नॉट, 2 पाई एफ, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सो 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी एंड एफ नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। सो दिस इज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट मीन्स एट दिस फ्रीक्वेंसी XL is equals to XC and resonance condition will happen in LCR series circuit. Okay? अब यहाँ पे और थोड़ा इसको इलैबोरेट करके लिखते हैं कि रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए आपको पता चल चुका है कि XL is equals to XC होता है। अगर मुझे करंट की वैल्यू लिखनी है, I is equals to, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो रेजोनेंस कंडीशन जब हैपन होती है तो LCR सीरीज सर्किट एक तरीके से वहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट का काम करता है। ठीक है, I इज इक्वल्स टू आपने फॉर्मूला पढ़ा था E अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर XL इज इक्वल्स टू XC होगा तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखिए XL और XC दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? E अंडर रूट R स्क्वायर एंड R स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? E बाय R। तो आपको दिख रहा होगा ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है पूरा करंट का, जो है किसकी तरह निकल के आ रहा है? जब हम रजिस्टर के अक्रॉस AC सोर्स कनेक्ट करते हैं उसकी तरह निकल के आ रहा है। तो इट मीन्स हमें पता लग चुका है कि LCR सीरीज सर्किट है रेजोनेंस कंडीशन में रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। अभी बताइए यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो कम हुआ है कि ज़्यादा? तो इट मीन्स यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं XL और XC एक दूसरे को जब कैंसिल आउट कर देंगे तो इट मीन्स इम्पीडेंस किस पे डिपेंड करेगा? ओनली रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जब वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू पे चला जाएगा। और जब ऑपोजिशन सबसे मिनिमम वैल्यू पे चला जाता है तो उस केस में अचानक से करंट क्या मिलती है? हमें मैक्सिमम मिलती है, करंट मैक्सिमम मिलती है। तो इट मीन्स एट रेजोनेंस कंडीशन में हमें अचानक से करंट कैसे मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं रेजोनेंस सर्किट के। तो पहला क्या बताया इसमें रेजोनेंस सर्किट की कंडीशन? फर्स्ट यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू किसकी होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सेकेंड वन, फेज एंगल बिटवीन E एंड I क्या होगा? 0 डिग्री होगा। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे LCR सीरीज सर्किट है वो कैसा सर्किट कहलाया जाएगा? यहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट कहलाया जाएगा। थर्ड, इम्पीडेंस की वैल्यू इसमें बहुत ही मिनिमम हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ R पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एज अ रिजल्ट हमें जो करंट की वैल्यू मिलती है इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो इस सर्किट में ये यहाँ पे हमने जो रेजोनेंस सीरीज सर्किट है इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है I वर्सेस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड यहाँ पे ग्राफ है। तो ग्राफ कैसे निकल के आते हैं इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में एक पीक नजर आ रही है। ये जो पीक है वो क्या बता रही है? इस पीक वैल्यू में करंट मैक्सिमम है। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम निकल के आ रही है उसे F0 बोल रहे हैं। और ये F0 यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हमने इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ किया है जो कि U शेप में निकल के आएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। इस मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस को हम क्या कहते हैं? Z इज इक्वल्स टू R। और ये वैल्यू कब अटेन होती है? एट रेजोनेंस कंडीशन में। और इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे Z इज इक्वल्स टू R अटेन हो रहा है उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अचानक से यहाँ पे इम्पीडेंस बढ़ने लग गया है विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इट मीन्स यहाँ पे 3 रीजन आ रहे हैं। एक तो इस साइड वाला जहाँ पे डिक्रीज हो रही है वैल्यू इम्पीडेंस की, तो वो कौन सा है? केस जब XC ग्रेटर देन XL के होगा।
आप फॉर्मूले में देख सकते हैं Z के इम्पिडेंस के कि जब XC ग्रेटर देन XL के होगा तो Z की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, वहाँ पे डिक्रीज होने लग जाएगी, कम निकल के आएगी, ठीक है। और सबसे कम वाली कौन सी वैल्यू होगी, जब रेजोनेंस कंडीशन होगी। और जब Z की वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी विथ फ्रीक्वेंसी, तो वो कब होगा केस, जब XL ग्रेटर देन होगा XC के। तो ये वाले केस में कौन सा इम्पिडेंस होगा, कौन सा रिएक्टेंस काम करेगा, तो वो कौन सा रिएक्टेंस काम करेगा, कैपेसिटिव। तो इट मीन्स दिस इज कैपेसिटिव बिहेवियर दिखा रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव बिहेवियर दिखा रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टिव बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है।